नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डरना जरूरी है। कोरोना के कहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है। रोज के आंकड़े देखकर डर लगने लगा है, क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 लाख से ज्यादा मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौत की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। सैकड़ों लोग बगैर इलाज के दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। देश में आज 3,57,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,449 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए हम कह रहे हैं, कोरोना से डरना जरूरी है। डरना जरूरी है क्योंकि भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना से सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। पहले नंबर पर अमेरिका में 5,91,062 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील है जहां पर 4,77,775 मौत हुई है, और तीसरे नंबर पर भारत है जहां पर 2,18,959 लोगों की मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल से ज्यादा इस बार कोरोना देश पर कहर बनकर टूटा है। पिछले 8 दिनों में जानलेवा वायरस से करीब 27,249 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना से डरना क्यों जरूरी है? ये जो आंकड़े आपको हम बता रहे हैं, ये आंकड़े देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई डरना जरूरी है। लगातार देश भर में, दुनिया भर की अगर हम बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर इस वक्त है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार एक दिन में 448 लोगों की मृत्यु राजधानी दिल्ली में हुई है। 24 घंटे में 18,043 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लगातार तीसरे दिन हालांकि संक्रमण का जो मामला है घटा है। 30 अप्रैल को 27,000 नए मामले सामने आए थे। 1 मई को 25,219 लोगों में संक्रमण रिपोर्ट हुई थी। 2 मई को 20,394 लोग संक्रमित हुए थे। और राजधानी दिल्ली में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो इस वक्त जो फिगर आपको हम दिखा रहे थे, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, उन आंकड़ों के बाद आप भी ये कहेंगे कि डरना जरूरी है। डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो सेकंड स्ट्रेन है, ये जो नया वेब है, ये पिछले साल से ज्यादा खतरनाक है। मौत के मामले में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से एस के वाजपेयी जुड़ चुके हैं और रायपुर से सतीश बौद्ध जुड़ चुके हैं। इन दोनों से हम पूरे राज्य का हाल जानेंगे, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ का और उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले एस के वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े आए हैं और पिछले 7-8 दिन से जो हम एक फिगर देख रहे हैं, उसमें एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि एक जगह पर आकर आंकड़े स्टिक हुए हैं। बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन आज की तारीख में अगर माइनर डिफरेंस भी आ रहा है तो ये एक प्रोत्साहन वाली बात है। सर, इससे लगता है कि जो कोशिशें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये निश्चित है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं वो प्रयास अब धीरे धीरे रंग ला रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई कठोर कदम उठाए गए, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की हम बात करें जो लगातार पिछले 1 महीने से चल रहा है। नाइट कर्फ्यू के जो प्रावधान है वो लगातार लागू है। उसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन हुआ, उसको बढ़ाकर सोमवार तक किया गया, उसको 2 दिन और सरकार ने एक्सटेंड किया है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये प्रयास किए, अब उनका कहीं ना कहीं असर दिखना शुरू हो गया है। आज का जो आंकड़ा है वो करीब 25,000 के राउंड फिगर पे है।
अगर हम पिछले 15 दिन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एवरेज 35 से 40 हजार प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही थी, जो आज 25 हजार है। मतलब अगर हम उन आंकड़ों को, अगर 15 दिन पहले के आंकड़ों को हम कंपेयर करेंगे तो करीब 12 से 15 हजार प्रतिदिन के आंकड़ों में कमी आई है। वहीं अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो जो लोग डिस्चार्ज हो रहे थे उनका जो आंकड़ा आ रहा था वो आंकड़ा करीब 22,000 23,000 चल रहा था, जो कि आज की डेट में 38,000 है। तो निश्चित ही थोड़ा राहत है, लेकिन राहत जरूर है। खास तौर पर उन मरीजों के लिए जरूर राहत भरी बात है जो कहीं ना कहीं मोरल तौर पर भी इस पूरी स्थिति से डरे हुए हैं। आम लोग डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से महामारी खत्म हो। ज्यादातर जो व्यापारी संगठन है उन्होंने स्वयं का लॉकडाउन कर रखा है, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो अपने दुकान प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अपील हो रही है, जो पुलिस की तरफ से सख्ती की जा रही है, कहीं ना कहीं उसका असर भी अब दिखने लगा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो पॉजिटिविटी रेट है और साथ ही साथ में जो डिस्चार्ज रेट है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अब बड़ा डिफरेंस जरूर आया है। यह राहत भरी बात है कि जहां 25,000 के करीब नए संक्रमित आते हैं, वहीं पर 38,000 के करीब लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। यह जरूर थोड़ा राहत भरी बात उत्तर प्रदेश के लिए है। और ये भी एसके वाजपेयी, हमने देखा है कि आज से एक सप्ताह पहले तक जिस तरीके से लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, गाजियाबाद की बात कर ले, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं, यहाँ पर जिस तरीके से एक पैनिक वाली स्थिति थी कि बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, तो इससे थोड़ी बहुत स्थिति अगर हम कहें तो थोड़ा सुधार, तो बहुत व्यापक तौर पर सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उसमें स्थिति थोड़ी बहुत सुधार हुई। क्या अब अस्पतालों में कम से कम बेड के लिए दिक्कत नहीं हो रही है? हालांकि ऑक्सीजन की कमी आती है, लेकिन उसको पूरा कर लिया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल सही बात कही आपने। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित उत्तर प्रदेश में लखनऊ से आ रहे थे। लखनऊ का जो आंकड़ा था प्रतिदिन पॉजिटिव होने वालों का, वो आंकड़ा 5 से 6 हजार के बीच में चल रहा था और लगातार 15 दिन तक ये क्रम चलता रहा। लेकिन अभी जो राजधानी लखनऊ का अगर हम कल की बात करें तो 3300 मरीज थे, उसके अगर हम एक दिन पहले की बात करेंगे तो 3600 मरीज थे। तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा भी अब लगातार गिर रहा है, नीचे आ रहा है। अब धीरे धीरे लखनऊ में भी स्थितियां सुधर रही। तो निश्चित है कि जब बड़े पैमाने पर मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में है उनका डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या बढ़ रही है, खाली हो रहे हैं बेड, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है कि अब अस्पतालों में वो मारामारी नहीं है जो शायद पिछले महीने अप्रैल के महीने में हमने देखी है। चाहे वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, गोरखपुर, ये वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित थे, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की अवेयरनेस भी है कि लोग भी डर रहे हैं, उनको मालूम है कि इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो वो लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। जहां मास्क पहनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जागरूकता अभियान चला रही थी, पुलिस का सहारा ले रही थी, चालान लोगों के काटे जा रहे थे, लेकिन अब जब लोगों को भी ये चीज समझ में आ रही है कि दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, पिछली बार से कई गुना ज्यादा घातक है, तो अब लोग भी वो चीजें फॉलो कर रहे हैं। अपने आप से ही लोग मास्क पहन रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, व्यापारी संगठनों ने अपनी प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी एक बड़ा असर है कि जो संक्रमित हैं वो तो जरूर बाहर आ रहे हैं, उनको तो भर्ती करना है अगर क्रिटिकल कोई होता है, और बाकी जो नए संक्रमित जो प्रतिदिन बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं अब उनकी संक्रमण। ठीक है, एसके वाजपेयी आप मेरे साथ बने रहिएगा। सतीश बौद्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सतीश, छत्तीसगढ़, कल भी इस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में स्थितियां बेहतर हुई हैं आज से 15-20 दिन के कंपैरेटिवली, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक बड़ा जो इलाका है वो जंगल का है, जहां पर आदिवासी हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। वो आज भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जनजातियां हैं जो पूरी तरीके से कहें तो दुनिया से और रायपुर से, देश से, दिल्ली से कटी हुई है। उन लोगों में किस तरीके से, क्या उस इलाके तक कोरोना ने दस्तक दे दी है, और अगर दी है तो वहां पर कैसे हेल्थ सर्विसेज काम कर रही हैं? आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के जो जंगली इलाके, जिस आदिवासी क्षेत्र है जहां पर संक्रमण के मामले आ रहे हैं धीरे धीरे, वहां पर राज्य सरकार ने मितानिनों के माध्यम से लगातार डोर टू डोर गांव के गांव में पहुंचकर सभी मितानिनों के माध्यम से दवा का वितरण, जो संभावित मरीज है जिनको लक्षण आ रहे हैं तो अभी से उनके लिए दवाई के किट उपलब्ध करा दिया। आपको ये बता दें, लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य अमला है लगातार रात और दिन लगातार मेहनत कर रहा है और जो संक्रमण की चैन तोड़ने में और संक्रमण को खत्म करने में लगा हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई संभागों में के मितानिनों से चर्चा करी है और लगातार
जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से ये जो महामारी का जो समस्या हो खत्म हो और ये महामारी खत्म हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सतीश, क्या छत्तीसगढ़ में अभी भी ये ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड इनकी कमी बनी हुई है या फिर इस मामले में थोड़ी स्थिति में सुधार हो गया है? आपको बता दें छत्तीसगढ़ पहले से ऑक्सीजन के मामले में सरप्लस था। यहाँ पर ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर इस्पात संयंत्र है जहाँ लगातार यहाँ इस छत्तीसगढ़ से अन्य प्रदेशों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। लेकिन जो 1 माह से जो लॉकडाउन लगा था, इसका असर हुआ है। जो मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी आई है। अब बेडों की संख्या, आप छत्तीसगढ़ सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है, सीजी कोविड सहायता। तो ये वेबसाइट के माध्यम से अब बेडों की संख्या जान सकते हैं और धीरे धीरे जो बेडों की मतलब जो किल्लत थी बेड की, वो धीरे धीरे कम हो गई है। जी ठीक है। संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से। संजय, उत्तराखंड की क्या स्थिति है? सरकार ने सख्ती के संदेश तो मैसेज तो जरूर कन्वे कर दिए हैं और धीरे धीरे सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। उत्तराखंड में कुंभ खत्म हो चुका है और ये भी देखा जा रहा है कि अब गांव-गांव तक कोरोना ने दस्तक दे दी है, जो 2020 में ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार किस दिशा में, किस प्लानिंग के तहत काम कर रही है? जी हाँ, यहाँ सरकार ने बहुत सख्ताई बरत रखी है। अब जो लोग पहले कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते थे, अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं और साथ ही उनकी गाड़ियां या पर्सनल जो भी वो लोग घूमते हैं उनको सीज किया जा रहा है। उनके खिलाफ बढ़िया से अच्छे कानून लगाकर उनको बंद करने की पूरी प्रक्रिया शुरू करी है। और साथ अगर बात करें हम कोरोना के लड़ने की, तो एम्स ने यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कमी चल रही थी एम्स में, वो पूरी हो चुकी है। साथ ही डीआरडीओ ने यहाँ पर 500 बेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये सिर्फ कोरोना वालों के लिए होगा, जो कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए। चलिए, आप तीनों इस वक्त मेरे साथ बने रहिएगा। सतीश, संजय, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि उत्तराखंड में सरकार क्या कुछ काम कर रही है, किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, क्या असर इस वक्त है और लोगों में क्या कुछ धारणाएं बनी हुई है कोविड को लेकर? क्या गंभीरता से लोग कोविड को ले रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर गंभीरता से कोविड को लिया जा रहा है और जिसको थोड़ा बहुत बुखार या खांसी जुकाम भी हो रहा है तो तुरंत अपना चेकअप कर रहा है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लगा रहा है और साथ ही वो एकदम डॉक्टर को दिखाकर अपनी रिपोर्ट दिखाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है। और साथ ही समस्या यहाँ पर इस बात की है कि यहाँ पर पॉजिटिव लोग बहुत ज्यादा हो गए और यहाँ पर हॉस्पिटल सब फुल है और कोई देहरादून जा रहा है तो कोई दिल्ली जा रहा है। लेकिन ये समस्या क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर ये समस्या को समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ के द्वारा 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की तैयारी करी है, जिसमें 400 बेड आईडीपीएल में बनेंगे और बेड का हॉस्पिटल आईडीपीएल में बनेगा और 100 बेड का हॉस्पिटल विद वेंटिलेटर ऑक्सीजन के साथ वो बनेगा एम्स के अंदर प्रांगण में वहीं पे। तो जिससे यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होती रहेगी, क्योंकि अभी ऑक्सीजन फिलहाल ठीक चल रही है, बीच में कमी हुई थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बाजार में भी आने लगी और हॉस्पिटल में भी लगातार चल रही है। ठीक है। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री से अभी संवाद कर रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों के साथ संवाद करते हैं। इसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि उसमें कई सारे सुझाव भी मिल जाते हैं। कई लोगों की जो शिकायतें होती हैं जो सीएम तक नहीं पहुंच पाती है, तो लोग अपना शिकायत भी सीएम तक कन्वे कर देते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से लगातार संवाद करेंगे तो उन तक कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं पहुंचती, वो पहुंच जाएंगी। निश्चित है कि ये बड़ा माध्यम है और बहुत कारगर भी है, क्योंकि जो लोग अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते थे वो अब इस संवाद के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। आपने देखा है, चाहे वो व्यापारी रहे हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग रहा हो, चाहे वो आयुष चिकित्सक रहे हो, चाहे। चलिए एसके वाजपेयी, एक बार फिर से ले चलते हैं। मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है जहां वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज आप सभी लोगों से, मेरी सभी केंद्रों से संपर्क करने का, मेरा संवाद बनाने का उठा, लेकिन क्योंकि समय की सीमा आपके सामने भी है और हम लोग कोरोना से जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप लोगों के उसमें कोई समस्या हो तो ये जानकारी लेने के लिए मैंने दिया है। आपको तिवारी जी, आपको और आपके सभी किसान भाइयों को बचाव के लिए अपील करते हुए मैं हृदय से इन क्रय केंद्रों के माध्यम से जो सेवा आप लोगों की हो रही है इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुजफ्फरनगर जांसर से श्री प्रमोद कुमार जी।
मुजफ्फरनगर। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप प्रमोद जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए, आपके यहाँ क्रय केंद्र काम कर रहा है? बहुत बढ़िया कर रहा है। कितना गेहूं क्रय हुआ होगा, आपको कुछ मालूम है उसके क्रय केंद्र पर? 2200 के आसपास हुआ है, 2200 कुंटल। आपने आपने अपना गेहूं बेचा? आज मैंने अपना गेहूं बेचा 28 तारीख को। कितना गेहूं बेचा है? 69 कुंटल 50 किलो। आपका पैसा आपको मिल गया कि नहीं मिला है? हाँ क्या, वो तो मेरे 2-3 दिन में आ गया था। चलिए बहुत सुंदर, आपको बधाई। आपके परिवार के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। आप सभी लोग मंगल, आपके सबका जीवन मंगल हो और आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने परिवार को और समाज को भी खुशहाल रख सकेंगे। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी किसान भाइयों के प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी भी इसमें जुड़ गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि किसान भाई सर हमारे काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, हमारे केयर भाई भी जुड़े हुए हैं और अगर वो अपना आशीर्वचन करेंगे तो उनका उत्साह। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के साथ इस वक्त संवाद कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।